morning everyone. Welcome in 11th class. 11th क्लास आज हम पहली बुक शुरू करने जा रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत। आपके सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस की दो बुक है, एक राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा भारत का संविधान। ओके, तो पहली जो बुक है हमारी राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल क्या होता है, राजनीति क्या होती है, क्योंकि हम अपने जीवन के अनेक पहलुओं में लोगों को तरह तरह की बातें करते सुनते हैं राजनीति के बारे में। तो आज हम इस राजनीति के बारे में समझेंगे और आगे जो वीडियोस हैं उनमें मैं बताऊंगी आपको कि हम राजनीति क्यों पढ़ते हैं, राजनीति की विषय वस्तु क्या है, राजनीति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए हम शुरू करते हैं अरस्तु से। अरस्तु एक यूनान के एक दार्शनिक थे, वैज्ञानिक, राजनीति के लिए पहला राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने 58 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और फिर एक पुस्तक लिखी जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स। ये बहुत ही पुराने समय की बीसी की बात है, लगभग 3rd BC में ये थे। उस समय इन्होंने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी और राजनीति के बारे में इनके विचार इतने प्रसिद्ध हुए कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा मिल गई। तो अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात, ये सभी यूनानी दार्शनिक थे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, राजनीति को राजनीतिक वैज्ञानिक बनाने की जो प्रेरणा है वो हमें यूनान के दार्शनिकों से मिलती है। यूनान में सबसे पहले राजनीति शब्द का इस्तेमाल होता था। तो अब आइए कि हम ये जाने की राजनीति है क्या, क्या चीज है राजनीति। देखिए, राजनीति की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा तो है नहीं, क्योंकि राजनीति में मानव स्वभाव के साथ डील करती है और मानव स्वभाव हमेशा ही परिवर्तनशील रहा है। तो कोई ऐसी सामान्य परिभाषा देना तो बहुत ही कठिन है। इसलिए राजनीति में हमें एक परिभाषा की बजाय अनेकों परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी। पहले तो मैं कहावतों के ऊपर जाती हूँ। जैसे राजनीति में अगर किसी राजनेता से हम पूछेंगे कि राजनीति क्या होती है, तो वो ये कहेगा, भाई राजनीति तो जन सेवा है, कोई आसान काम नहीं है, हम तो लोगों की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। राजनीति तो एक जन सेवा है। अगर वैसे किसी दूसरे बंदे से हम पूछेंगे, अन्य लोगों से पूछेंगे, वो कहेगा कि राजनीति अपनी आकांक्षाओं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दाव पेच लड़ाते रहते हैं, वो राजनीति है। दूसरी तरह के लोग क्या कहेंगे कि राजनीति एक दाव पेच है। और लोगों से हम पूछते हैं तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जहाँ पर धोखाधड़ी है, जालसाजी है, कुर्सी के लिए मारामारी है, अपनी पेट बनाने की कोशिश करते रहते हैं, इस तरह का ये राजनीति एक घोटाला है। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, घोटाला कहते हैं। अब हमने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि कुछ लोग अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की, दूसरों की चापलूसी करते नजर आते हैं, आगे पीछे उनके घूमते नजर आते हैं। तो हम साधारण सी बात हम कह देते हैं कि क्या राजनीति कर रहा है। तो ये तो है राजनीति का नकारात्मक रूप। दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनीति के इसी रूप का प्रचलन हो गया है। आप हर किसी को ये कहते सुन जाएंगे, भाई मैं तो राजनीति से दूर रहता हूँ, लेकिन सही मायने में उनको ये नहीं पता कि राजनीति से दूर रहकर आप समाज में रह ही नहीं सकते। तो प्रश्न ये उठता है कि राजनीति क्या इतनी गंदी चीज है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, या ये इतनी उपयोगी चीज है कि हमें राजनीति के संपर्क में रहना चाहिए, हम राजनीति से दूर जा ही नहीं सकते। इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति एक ऐसी चीज है जैसे सांप कुंडली मार के हमें जकड़ लेता है, हम नहीं छुप सकते, ऐसे ही राजनीति को भी बताया है महात्मा गांधी जी ने कि राजनीति सांप की कुंडली की तरह हमें घेरे हुए है,
हम चाह कर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। राजनीति इतनी जरूरी चीज है। कहते हैं कि अगर आपको समाज में रहना है तो आप राजनीति से दूर नहीं रह सकते। समाज को बचाना है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, तो राजनीति में आपको संपर्क में आना ही पड़ेगा। देखिए, समाज की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ संस्थाएं बनाते हैं। उन संस्थाओं के माध्यम से फिर, जैसे कि मान लो कि हम समाज में रह रहे, कोई संस्था नहीं, कार्यपालिका नहीं, न्यायपालिका कुछ भी नहीं है, तो क्या हम ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएंगे? अगर न्यायपालिका नहीं है, मान लो हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं होती है, तो क्या हम ज्यादा लंबे समय तक चला पाएंगे समाज को? नहीं चला पाएंगे। तो लोगों की, समाज की अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संस्थाओं का होना जरूरी है, और उन संस्थाओं के निर्माण के लिए सरकार का होना जरूरी है, और सरकार के माध्यम से फिर लोग अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। सरकार के ऊपर अपने लिए नियम बनाने के लिए दबाव डालते हैं, और वो नियम इतने प्रचलित हो जाते हैं कि सारा समाज उनको मानता है। अगर वो नियम नहीं, सही नहीं है, तो लोग क्या करते हैं? सरकार की आलोचना करने लगते हैं, और फिर कहते हैं कि ये सरकार अच्छी है, वो सरकार बुरी है, ये सरकार भ्रष्टाचार करती है, दूसरी सरकार भ्रष्टाचार नहीं करती है। तो इस तरह से आम जनता अपना एक विचार बनाने लग जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? कि आम जनता की राजनीति में भागीदारी है, आम जनता राजनीति में संलग्न है। तो बताइए, इस बात में कौन बचा? कोई अछूता रहा राजनीति से? नहीं। हम किसी न किसी तरह से आवश्यक रूप से राजनीति से घिरे हुए हैं, और कोई भी समाज पनप नहीं सकता बिना राजनीति के। जैसे हम सरकारें बनाते हैं, हम किसी सरकार, मान लो कि कोई ऐसी सरकार बन गई जो लोगों की भलाई के लिए, शिक्षा के लिए कार्य नहीं कर रही है, तो क्या होगा? अगर सरकारी स्कूल ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लोगों में रोष होगा, रोष होगा तो आंदोलन होंगे, आंदोलन होंगे तो स्कूल समय पर नहीं लग पाएंगे, स्कूल नहीं लगेंगे तो हमें ट्यूशन सेंटर पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह से राजनीति, जो सरकारें हैं, वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती है। राजनीति हमें शिक्षा देती है कि हमने किस प्रकार की सरकार बनानी है, कौन सी सरकार लोगों के लिए बेहतर है। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं कि तो फिर राजनीति की परिभाषा क्या है। अन्य लोगों के विचार तो हमने देख लिए, कोई से जनसेवा कह रहा है, कोई से दाव पेच कह रहा है, कोई से घोटाला कह रहा है, कोई से गंदी बात कह रहा है कि अच्छी चीज नहीं है राजनीति, कोई कह रहा है कि राजनीति के बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। तो फिर सही मायने में राजनीति क्या है? देखिए, राजनीति के बारे में दो दृष्टिकोण है। एक तो परंपरागत दृष्टिकोण जो यूनानी दार्शनिकों ने दिया था, यूनानी दार्शनिकों ने जो दिया था परंपरागत दृष्टिकोण। दूसरा है हमारा आधुनिक दृष्टिकोण जो आज के दिन प्रचलन में है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, पहले तो हम इसको चलो अर्थ के आधार पर देख लेते हैं, क्या है पॉलिटिक्स। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, और जो ये पॉलिटिक्स शब्द है ये यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया? कौन सी भाषा के? यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। जब ये राजनीति, जब ये पॉलिटिक्स शुरू हुआ, तो उस समय यूनान में राज्यों की संख्या बहुत छोटी छोटी थी, और उसे ही राजनीति कहते थे। सारे लोग मिल बैठ करके अपना निर्णय ले लेते थे, राज्य के सभी लोग उसमें शामिल होते थे, तो उसे राजनीति कहा जाने लगा। यानी कि जो छोटे नगर राज्य थे उन्हें क्या कहा जाने लगा? राजनीति। यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया। एक नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस भाषा के किस शब्द से लिया गया है, इसका मतलब क्या है? यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है, और इसका अभिप्राय है नगर राज्य। और ये शब्द तब प्रचलन में आया था जब यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। अब आता है परंपरागत आधार पर इसकी परिभाषा को आगे फिर 3 भागों में बांटा गया है। राज्य के अध्ययन के रूप में, और एक सरकार के अध्ययन के रूप में, और एक राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो इन तीनों तरह की परिभाषाओं को हम दो जो राइटर है उनके माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे गार्नर के अनुसार
गार्नर, ये विद्वान है राजनीति के, उन्होंने परंपरागत राजनीति में राज्य के अध्ययन पर बल दिया है। इनका कहना है कि राजनीति का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, अर्थात राज्य का अध्ययन ही है राजनीति। गार्नर के विचार। दूसरे हमारे ब्लंटशली, ये कहते हैं कि राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझाने की कोशिश करता है कि राज्य का आधारभूत तत्व क्या है। समझे? पहले गार्नर ने कहा कि राजनीति का संबंध राज्य के आरंभ और अंत से है। ब्लंटशली ने कहा कि राज्य का संबंध है, राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और यह समझाने की कोशिश करता है कि राज्य का आधारभूत तत्व क्या है। तो ये दो विद्वान तो ऐसे हैं जिन्होंने बताया है राजनीति का संबंध राज्य के अध्ययन से है। अंडरस्टैंड? आगे हमने देखना है सरकार के अध्ययन के द्वारा। और जो दो हमने विद्वान पढ़े हैं उनमें एक है लिकॉक विद्वान है जो राजनीति का संबंध सरकार से मानते हैं। उनका कहना है कि इस सरकार के बारे में जान लेंगे तो समझो राजनीति आ गई। दूसरे विद्वान है सरकार को मानने वाले सिले महोदय ने कहा है राजनीति का संबंध, राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीव का और बीजगणित अंकों का अध्ययन करता है। उसी प्रकार जो राजनीति विज्ञान है वो सरकार का अध्ययन करता है। ये सिले महोदय के विचार। तो दो विद्वान तो ऐसे थे जो राजनीति को राज्य के अध्ययन मानते हैं, गार्नर और ब्लंटशली। दो विद्वान ऐसे हमने पढ़े हैं जो राजनीति को सरकार का अध्ययन मानते हैं, एक तो लिकॉक और दूसरा सिले महोदय। तीसरे ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति को राज्य और सरकार दोनों से जोड़ करके देखते हैं। जैसे पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। पॉल जेनेट कहता है राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर बल दिया जाता है, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। राज्य और सरकार को अध्ययन को मानने वाले एक और विद्वान है गिलक्राइस्ट। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं के अध्ययन से है। अंडरस्टैंड? जो दूसरे विद्वान है राज्य और सरकार का अध्ययन मानने वाले राजनीति को, वो है गिलक्राइस्ट जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से है। तो ये तो बेटा हमने पढ़ा परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य की परिभाषा 3 आधारों पर की जाती है। राज्य के अध्ययन के आधार पर जिसमें गार्नर और ब्लंटशली ने अपने विचार दिए हैं, सरकार के अध्ययन के आधार पर जिसमें लिकॉक और सिले महोदय ने अपने विचार दिए हैं, और तीसरा है राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के आधार पर जिसमें पॉल जेनेट और गिलक्राइस्ट ने अपने विचार दिए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इस तरह की परिभाषाएं दी हैं। क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि जैसे कि हम वर्ग की परिभाषा, मैथमेटिक्स में वर्ग की परिभाषा बता देते हैं कि जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वमान्य परिभाषा सब मानते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। इसलिए हमें अनेक परिभाषाओं के माध्यम से राजनीति को पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो एक परंपरागत दृष्टिकोण आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने अर्थ के आधार पर बताना है राजनीति क्या है, फिर हमने इन तीनों अध्ययनों के आधार पर बताना है राजनीति क्या है, और प्रारंभ में हमने जो लोक प्रचलित धारणाएं हैं वो भी बतानी है। जैसे कि कोई घोटाला कहता है, कोई जनसेवा कहता है, कोई इसे दाव पेच कहता है, और महात्मा गांधी ने तो इसे कहा है कि सांप की कुंडली की तरह हमें जकड़े हुए हम चाकर भी इससे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि समाज है तब तक राजनीति है। अंडरस्टैंड? अब आगे हमारा आता है आधुनिक दृष्टिकोण।
राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण, आज के दिन इसकी क्या परिभाषा प्रचलित है? देखिए, लासवील के अनुसार राजनीति विज्ञान का अभिष्ट वह राजनीति है जो ये बताए कि कौन क्या कब और कैसे करेगा। समझिए, लासवील क्या कहता है, राजनीति क्या है कि जो हमें ये बताए कि कौन सरकार बनाएगा, कैसी सरकार होगी, क्या उसके कार्य होंगे, कैसे वो हमारे ऊपर नियंत्रण करेगी या हम सरकार के ऊपर कैसे नियंत्रण करेंगे। समझ गए? आधुनिक परिभाषा में, आधुनिक दृष्टिकोण में लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान का अभिष्ट इस बात में है कि कौन राजनीति में कौन क्या कब और कैसे करेगा। आगे हमारी बात आती है रॉबर्ट डहल के अनुसार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, सत्ता और शासन का बड़ा महत्व होता है। तो देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण में तो राज्य सरकार तक संबंधित थे वो बस, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में और क्या बातें आ गई? शक्ति, सत्ता, नीति निर्माण, ये सारी बातें भी आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति के विषय हैं। तो रॉबर्ट डहल कहता है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, सत्ता और शासन का बड़ा महत्व होता है। तो इस तरह से आधुनिक दृष्टिकोण भी पढ़ा हमने और परंपरागत दृष्टिकोण भी पढ़ा। तो दोनों का निष्कर्ष क्या निकलता है? अतः राजनीति विज्ञान उन क्रियाकलापों का अध्ययन करता है जिसमें मानव जीवन के राजनीतिक पहलू से जिसका संबंध है। किससे संबंध है? मानव जीवन के राजनीतिक पहलू से जिसका संबंध है, और राजनीति के साथ साथ ही सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, इन सभी भावनाओं का, इन सभी धारणाओं का भी, पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं और आखिर में निष्कर्ष निकालते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, इन सभी पहलुओं का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह का विश्लेषण करना क्या है? राजनीति। अंडरस्टैंड? आज के दिन राजनीति में शक्ति, सत्ता, नीति निर्माण जैसे तत्वों का भी समावेश हो गया है। आज के दिन हम व्यवहारवादी राजनीति की बात करते हैं, आदर्शवादी राजनीति की बात नहीं करते। तो परिभाषाओं के आधार पर अब हम आगे देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, परिभाषाएं समझ में आ गई है तो अंतर भी समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इनको पॉइंट्स में डाल देते हैं। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण का जो क्षेत्र है वो संकुचित और संकीर्ण है। संकुचित और संकीर्ण कैसे है? ये सिर्फ राज्य और सरकार तक और मानव तक ही सीमित है, जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो उससे कुछ बढ़कर है। राज्य, सरकार और राजनीति का, मानव का तो अध्ययन करते ही है, उसके साथ शक्ति, सत्ता, नैतिकता और नीति निर्माण, निर्णय निर्माण और भी बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनका अध्ययन राजनीति में आज के दिन किया जाता है। अंडरस्टैंड? ये संकीर्ण और संकुचित है, दूसरा विस्तृत और व्यापक है। आपने जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये लाइनें भी कॉपी में लिख दी है। सेकेंड है, इसके अध्ययन का विषय सिर्फ राज्य सरकार और मानव और उसमें शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नीति और इसका भी अध्ययन किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों पर आधारित है, अर्थात जब परंपरागत दृष्टिकोण के जो चिंतक हैं, जो राजनीति के बारे में लिखते हैं, तो उनका अपने विचार भी उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के जो वैज्ञानिक वो कहते हैं कि जब आप राजनीति के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके अपने दृष्टिकोण उसमें नहीं आने चाहिए, अर्थात तथ्यों पर बल देता है, मूल्यों को दरकिनार करता है। ये परंपरागत मूल्य सापेक्ष है, मूल्यों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, मूल्यों का समावेश करता है, और जो आधुनिक दृष्टिकोण तथ्यों का समावेश करता है उसमें मूल्यों को कोई जगह नहीं दी जाती है, मूल्य निरपेक्ष है। आगे बात आती है, इसमें संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण में संस्थाओं का, जैसे कार्यपालिका का अध्ययन कर लिया, न्यायपालिका का अध्ययन कर लिया, राज्य का अध्ययन कर लिया, सरकार का अध्ययन कर लिया। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो प्रकार्यों का अध्ययन करता है। प्रकार्य मतलब कार्य किस प्रकार होते हैं सरकार में। कार्य जैसे कि मांगे और समर्थन के रूप में मांगे सरकार तक जाती है, सरकार उनका विश्लेषण करती है और फिर वो पूर्ति के रूप में लोगों तक पहुंचती है। तो इस तरह का अध्ययन, इसमें प्रकार्यों का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है, जबकि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो सिर्फ संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये अंतरशास्त्रीय अध्ययन की उपेक्षा करता है। यह अंतरशास्त्रीय
अध्ययन पर बल देता है। अंतःशास्त्रीय मतलब जो दूसरे शास्त्र है, समाज शास्त्र है, नीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इसका परंपरागत विज्ञान सिद्धांत दृष्टिकोण का उनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो सभी शास्त्रों को साथ लेकर के उनके साथ विश्लेषण करता है कि राजनीति का उनके साथ कैसा संबंध है। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण है वो अंतःशास्त्रीय अध्ययन की अवहेलना करते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण अंतःशास्त्रीय अध्ययन पर बल देता है। और लास्ट है परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शात्मक है, इसका व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये कहता क्या होना चाहिए पर बल देता है, कल्पनाओं में रहता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहारिक दृष्टिकोण है, ये काल्पनिक नहीं है, क्या है पर बल देता है, ना कि क्या होना चाहिए पर, क्या है के ऊपर इसमें बल दिया जाता है। और इसमें जो परंपरागत दृष्टिकोण के जो ज्यादातर विद्वान हैं वो राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं। कई विद्वान, बार्कर जैसे विद्वान तो इसे कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला मानते हैं, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान इसे विशुद्ध विज्ञान बनाने की ओर अग्रसर हैं, इसे विशुद्ध विज्ञान बनाने की ओर प्रयासरत हैं। अंडरस्टैंड? तो आज हमने सिर्फ इसकी परिभाषाएं पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 11th में BA फर्स्ट ईयर और MA में वहां तक ये टॉपिक आपका चलेगा और ये जो परिभाषाएं वहां भी आपके काम आएंगे। तो इस तरह से कल जो हमने पढ़ना है राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है और इसका महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान। ओके, थैंक यू।